ईटीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और अगर बात हमारे मुकामी प्रेस की होती, इवन रीजनल प्रेस की होती, लेकिन बहरहाल दुनिया के सबसे बड़े मैं तो कहूँगा कदीम और प्रेस्टिजियस वीकली, वो कि आजकल तो खैर ज़माना इलेक्ट्रॉनिक का है, पस मंज़र में चला गया, लेकिन तमाम हुक्मरान ये चाहते थे कि उनका टाइटल टाइम्स में छपे। बड़ी जद्दोजहद करते थे हमारे ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के। आज हम तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान का अमरीकी के टाइम ने टाइटल तो छापा, लेकिन ना तो उनका अलहदा से इंटरव्यू छपा, बल्कि उन पर वो इल्ज़ामात की बौछार की गई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपोजिशन की ज़बान में बात कर रहा है। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उनके दौर में कोई वज़ीर ख़जाना टिक नहीं पाया। अमरीका जज़ीरा ने इमरान ख़ान को इस वक्त जो मुल्क में माशी तबाही है उसका ज़िम्मेदार भी ठहराया। ये भी कहा कि बेइंतज़ामी व नाअहली के सबब IMF से माहिदा टूटा, यानी इमरान ख़ान की न उसके बाद। फिर ये भी कहा उन्होंने कि इमरान ख़ान कठपुतली दहशत गर्दों के हामी मजहबी शिद्दत पसंद हैं और उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। और मैंने कहा ना कि आमतौर पर जब कोई टाइटल स्टोरी टाइम मैगज़ीन की होती है, किसी भी अखबार की होती है, तो अलहदा से उसका मौक़िफ़ यानी जिसका टाइटल स्टोरी लिया जाता है। लेकिन मैं सहाफ़त के तालिब इल्म की ऐसे से कह सकता हूँ कि इस जरीदे ने इसकी पासदारी नहीं की, बल्कि अपने मजमून में ही इमरान ख़ान को कोट अनकोट करते रहे। हमें तो डॉक्टर खाकान नजीब हैं, मुशीर ख़जाना रहे और PTI दौर में मौजूदा दौर में भी कहते हैं कि जी बड़े करीब रहे। डॉक्टर साहब, मैं जैसे मैं अभी इब्तदा में कह रहा था कि किसी मुकामी जरीदे का मामला होता है, रीजनल मीडिया होता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वीकली मैगज़ीन, प्रेस्टिजियस मैगज़ीन, और एक परसेप्शन ये भी है कि वो जो जरीदा जो कुछ कह रहा है वो उसको हम पेंटागन तो नहीं और वाइट हाउस नहीं, लेकिन एक जनरली अमेरिकन स्टेट का मौक़िफ़ भी ठहराते हैं। और उनका ये कहना है कि इमरान ख़ान जो हैं पाकिस्तान में माशी तबाही के ज़िम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो ये हमें समझना है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल आज आपको दिखाई दे रही है वो आज की बनी हुई नहीं है। एक तो कई दिहाइयों से हमने कोई कलीदी फैसले नहीं किए। मसलन इसको आसानी से समझ लें, हमने एक फैसला किया कि हमने टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, ये एक अच्छा फैसला, पर हमने अपने एनर्जी सेक्टर को सारा गवर्नमेंट में रखा। और जब हमने गवर्नमेंट में रखा तो आप देखिए कि हर आम और खास आदमी एनर्जी सेक्टर पर आपको कोसता है, डिफिकल्टी में है, इनएफिशिएंसी से गुजर रहा है, प्राइस हाइक से गुजर रहा है। तो मैं ये एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब प्राइवेटाइजेशन किसी ने भी नहीं की। पिछली कई आप सालों में देखें, दिहाइयों में देखें, तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद एग्रीकल्चर को देखिए, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को देखिए। इन द शॉर्ट रन ये तो है हमारा कलीदी मसला कि हम नहीं कर सके। इन द शॉर्ट रन देखें बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान ने जो IMF के प्रोग्राम से इनहराफ किया और पिछले 14-18 महीने में किया, ये कंसिस्टेंट है, ये भी पॉलिसी हमारी। अनफॉर्चुनेटली जब हमने ये इनहराफ किया वो कैसे किया? कभी हमने बजट ऐसा दिया जो कि IMF के साथ मैच नहीं कर रहा था या उनके साथ डिस्कस नहीं हुआ था। कभी हमने पेट्रोल की कीमत पे इतनी बड़ी सब्सिडी देने की कोशिश की जो कि IMF ने फिर उसको एग्री नहीं किया। कभी हमने रुपए की कीमत को पेग रखा। ये सारी वो चीजें हैं जिसने आपको आज $4.2 बिलियन के रिजर्व्स पे ला खड़ा किया है। आपकी जो एक्सटर्नल फ्रेंड्स भी हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि IMF कीजिए तो वापस आइए। हम पिछले कई महीनों से इनहराफ कर रहे हैं, डिली डाली कर रहे हैं IMF में। शॉर्ट रन में तो ये इशू है, हमारे रिजर्व्स जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। 2021 दिसंबर में पाकिस्तान के रिजर्व्स जो थे वो $18 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थे। अब पूरा 22 गुजरा, 23 गुजरा, पहले कुछ माह, और आज $4.2 अरब पे खड़े हैं। ये है स्टोरी पाकिस्तान की। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे मेरी गुजारिश ये थी कि आई एम नॉट डिफेंडिंग इमरान खान, वो तो उनकी पार्टी उनका मौक़िफ़ देगी, लेकिन ये जो महंगाई है इस वक्त जो 25% है, ये नहीं थी इमरान खान के दौर में। खुद आपने इतराफ़ किया कि $18 अरब के भी उनके रिजर्व थे। फिर गालिबन पेट्रोल की कीमत भी शायद 160 रुपये 140 रुपये थी, डॉलर भी गालिबन 150 के करीब था। तो वो तमाम इंडिकेटर, ये सिग्नल जो एक इकॉनमी के हैं
वो इमरान खान के दौर में तो जो थे उसके मुकाबले में ये बड़े खौफनाक हैं जिनका हवाला दे रहे हैं। तो खाली ये क्यों इमरान खान को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं माशी तबाही और बर्बादी का, डॉक्टर नजीब? आई थिंक कि जो डिग्रेडेशन है या जो फॉल है इकोनॉमी का, ये पिछले 18 माह से कंसिस्टेंट है और चल रहा है, और उसको रोकने के लिए कोई भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है कामयाब नहीं हो सकी है। पाकिस्तान एक चैलेंज में था इकोनॉमिक, अब क्राइसिस में आ गया है। लेट्स पुट इट दैट वे, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे। चैलेंज तो तभी खड़ा हो गया था रिजर्व्स जब 21 दिसंबर में 18 अरब थे, जब VONC हुआ तो ये 9 अरब के करीब आ गए थे, तो डिप्लीशन तो तब से हो रही थी। सो हमने उस इकोनॉमिक चैलेंज को जो इकोनॉमिक रिस्पांस देना था वो नहीं दिया। अब आप एक ऑफ कोर्स क्राइसिस सिचुएशन में यू रनिंग पिलर टू पोस्ट टू फंड मनीज, आप डॉलर ढूंढते फिर रहे हैं, IMF हो नहीं रहा है। आपकी जो इन्फ्लेशन है वो क्यों है? ये अगेन फिर वही कलीदी मसला, आपने जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है जिसको आप कहते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, आपने पॉलिसीज ही ऐसी रन की जिसमें आपकी एग्रीकल्चर की पैदावार कम है, आपका इनएफिशिएंट एनर्जी सेक्टर है, आपने कीमतें भी नहीं चेंज की। मसलन 30 माह हमने कीमत नहीं तब्दील की थी, जब अभी आके हमने फरवरी में IMF की वजह से कीमत तब्दील की। अब आप मुझे खुद बताइए कि गैस की कीमत को 30 माह तब्दील ना करना, जब ओगरा आपको नई कीमत दे रहा था, तो एक सर्कुलर डेट। डॉक्टर साहब मैं तो अभी भी गो के 2 दहाई से आवाज़ लगा रहा हूँ अपने को एक एज एंकर, एक तालिब इल्मी कहूँगा, लेकिन जो मेरा आपसे बराह सवाल है जो मैंने किए वो मैं आप बड़ी खूबसूरती से माशाल्लाह, क्योंकि बड़े तजर्बाकार इकोनॉमिस्ट हैं और TV पे भी आते हैं, बराह से मालूम करना चाह रहा था जो आपने माज़रत के साथ गुरेज किया कि इमरान खान को वो ज़िम्मेदार ठहरा रहा है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा मैगज़ीन। तो ये जो मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये टाइटल भी इमरान खान का है, सवालात तमाम उन्हीं के हवाले से हैं, इसलिए मैंने आपसे मालूम करा कि जो माशी सिग्नल तमाम नेगेटिव हैं उसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं, और ख़ुद PDM यानी हुकूमत भी ये कहती है कि जनाब ये उनका मलबा उन पर गिरा है, यानी जो इमरान खान में दौर में फसल काटी गई थी। देखिए, टू बी ऑनेस्ट द आंसर इज कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट या इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लेवल पे ये लोग जाकर देख लेते हैं, ये जो हमारे जरीदे हैं इंटरनेशनल। सो लेट मी क्लियरली कमेंट ऑन दिस। मेरा इसमें ये कमेंट है, मैंने डार साहब के साथ भी काम किया है, मैंने PTI गवर्नमेंट के साथ भी एज ए प्रोफेशनल काम किया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का मसला ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकली एक वीकनेस है आप उस गवर्नमेंट को जाके ब्लेम कर दें। बरेलवी साहब, असल मसला अगर मैं आपके सामने रखूं which everyone seems to miss in this country, और मैंने ये डॉन अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा है जिसका नाम है ट्रूली अनलकी। सो इफ आई हैव टू बी पॉइंट ब्लैंक ऑन दिस, पाकिस्तान की जो कलीदी कॉम्पिटेंस लेवल है टू डील विद एनी क्राइसिस वो इतना वीक है कि आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्स किसी भी हुकूमत में क्लियरली आ ही नहीं पाता। आई थिंक दैट इज द थिंग। आप ये देखिए कि जब IMF की टीम आती है तो 10 से 11 PhD खवातीनो हजरात सामने बैठे होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। आप एक जनरलिस्ट की टीम अगर उसके सामने बिठा देंगे जिसकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं होगी तो फिर आप कैसे IMF करेंगे? सो इसका मैं जरूर समझता हूं कि मैं हर हुकूमत को रिक्वेस्ट करता हूं, और चूंकि मैं इन सब के साथ काम करता हूं, ये मैच्योर लोग हैं, कि बिल्ड करें कैपेसिटी अपनी भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, प्रोफेशनल्स की भी, ताकि आप इन इश्यूज को डील कर सकें। अनफॉर्चुनेटली बरेलवी साहब, असल जवाब तो ये है कि पाकिस्तान स्टेट में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि चाहे वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल इश्यूज हो, उनको हम उस तरह से डील कर सके जैसे डील करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है तो 3 चीजें आपको जरूर करनी पड़ेंगी। एक, आपको इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस बिल्ड करनी पड़ेगी, और शॉर्ट टर्म में एनर्जी में, फाइनेंस में, रेवेन्यू में आपको प्रोफेशनल्स इंडक्ट करने पड़ेंगे ताकि वो रिस्पॉन्स दे सकें। दूसरी चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि कोई तो आपको खुद भी अपना डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा ना। मैं हमेशा पूछता हूं कि इस वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट इन वोग है?
इस वक्त से मतलब है पिछले कई अरसे से। एक MEFP है जो IMF का डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, उसी पे आप इस वक्त मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी ये चीज है कि कुछ कलीदी काम तो आपको करने पड़ेंगे ना, कहीं से पैसे तो आपको लाने पड़ेंगे। आपको अपना जो इनकमिंग फ्लोज है वो बिल्कुल टूट गया है, इसलिए इस वक्त प्रेशर है। आपको कुछ अदारे बेचने पड़ेंगे, कोई LNG प्लांट्स हो, ये थोड़े थोड़े काम करेंगे तो मुल्क इस चीज से निकलेगा। वो कोई भी हुकूमत हो, दे वुड हैव टू बिल्ड दैट कैपेसिटी। अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो कैपेसिटी डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती थी, सतही तौर पे लोग पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं। डीप डाउन दिस इज पाकिस्तान्स आई थिंक रियल क्राइसिस व्हिच वी नीड टू सॉल्व। चलिए, मैं डॉक्टर साहब अपने सवाल पर इसरार नहीं करूंगा, यानी इमरान खान के हवाले से, लेकिन वो एक बहुत बड़ा जो ब्लेम कह रहे हैं कि IMF से भी जो मुआहदा नहीं हुआ या टूटा, तो इसका जिम्मेदार भी तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही हैं। डॉक्टर साहब देखिए, 3 नवंबर को MEFP में लिखा हुआ है कि नवा रिव्यू होना है 3 नवंबर 2022। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 5 अप्रैल तक, तो इस वक्त भी हम IMF के प्रोग्राम में क्लियरली नहीं है, बिकॉज हम अपना रिव्यू नहीं कंप्लीट कर पा रहे। ये तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं। उसके पीछे चले जाए तो जरूर जो IMF का डिले था वो आई थिंक दिसंबर 2021 में भी आया, फिर जब हमने पेट्रोल की प्राइसेस पे रद्दोबदल किया फिर दोबारा आया। सो बिल्कुल पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम से दोनों हुकूमतों के अंदर कई दफा इनहराफ किया है उन चीजों से जो हम में करनी चाहिए थी, या हम उनसे एग्री करके वापस आ जाते थे, या हम समझते थे कि हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज वो एडजस्टमेंट्स लोगों पर बहुत भारी पड़ रही थी। चाहे वो पेट्रोल पे सब्सिडी देना हो, चाहे रुपए की कदर को रोकना हो, गैस प्राइसेस को ना बढ़ाना हो। सो ये दोनों दफा हुआ है। ये अगेन सतही तौर पे ये कह देना कि कोई एक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें पिछले 14-18 माह में IMF से इनहराफ करना ही नहीं चाहिए था। इनहराफ हुआ, जरूर हुआ। उसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं। मैं फिर कहता हूं कि ये सारी वजूहात फिर सतही हैं। असल वजह फिर वही है कि कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द कंट्री टू डील, जो भी रिसिपिएंट कंट्री, और मैं ये पाकिस्तान के बारे में नहीं कहता क्योंकि बहुत से मुल्कों के साथ काम करता हूं, मैं ये कहता हूं कि रिसिपिएंट कंट्री कभी पुट अप नहीं कर सकती। इसलिए ये IMF जो है, कई पाकिस्तान ने, मैं आपको बरेलवी साहब एक चीज बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। एक बड़ा नोशन है इस मुल्क में कि पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम किए हैं IMF के। आपने ये बात सुनी है? जी, हर इंसान आके ये रिपीट करता है। ये कतई तौर पर ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने 22-23 प्रोग्राम एंटर किए हैं बरेलवी साहब। इसका मतलब है कि हम उनके रिफॉर्म प्रोग्राम में जाते थे। वी यूज्ड टू बी कॉल्ड अ वन ट्रांश कंट्री। हम अपफ्रंट $1-2 अरब पिकअप करते थे और फिर प्रोग्राम से इनहराफ करके वो प्रोग्राम खत्म कर देते थे। जब मैं हुकूमत ज्वाइन कर रहा था 2008-9 की, अगर मुझे बात याद है सही तरह, तो मैं पहली दफा दुबई पाकिस्तान टीम के साथ किया और हम IMF का प्रोग्राम 3-4 ट्रांशेस के बाद क्लोज कर रहे थे। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी जिंदगी में IMF का प्रोग्राम सवाए 2013-2016 का जो है, इसके अलावा कभी भी कंप्लीट नहीं किया। सो इससे आप हमारी रिफॉर्म प्रोसेस की सिंसेरिटी देखिए कि हम IMF का भी प्रोग्राम एंटर करते हैं, 2-3 रिव्यूज कराते हैं और निकल आते हैं। अब लेट्स होप कि ठीक है, बहुत इनहराफ हुआ, पिछली हुकूमत में भी हुआ, PDM में भी हुआ, PTI में भी हुआ, PDM में भी हुआ। अब इसको कंप्लीट कीजिए। मैं ये फिर गुजारिश करता हूं, पाकिस्तान के पास IMF से कोई राह फरार नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कोई भी होती, PTI होती, मैं तब भी यही कहता, PDM है, मैं तब भी यही कह रहा हूं, हमें हुकूमत के हाथ मजबूत करने चाहिए। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विद फ्रेंड्स करें ताकि हमें सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना से पैसे आए, ताकि हम IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करें, IMF से $2.4 बिलियन लें ताकि इस भंवर से निकलें। और शॉर्ट टर्म जो डिफॉल्ट लुकिंग अस इनटू द आई है, ये कहना कि पाकिस्तान इस वक्त मतलब शायद अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस में है, शायद गलत नहीं होगा। सो लेट्स ट्राई एंड डू दिस। फ्यूचर पाकिस्तान का यही है। फिर बहुत सी मेहनत करने की जरूरत है, बहुत सी चीजें करने की। और मैं पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करता, बट पॉलिटिकल इकोनॉमी पे मेरा कमेंट बड़ा क्लियर है। आपको सर्टेनिटी ऑफ इलेक्शन साइकिल क्रिएट करनी पड़ेगी पाकिस्तान में, वो कोई भी हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं यानी आपकी इस क्लेवर अच्छा नहीं लग रहा, बट वेरी जैसे मैं उम्दगी से आपने इमरान खान का नाम लिए बगैर सब कुछ बात करी, वो शायद आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त भी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद रद्द अमल जारी है।
छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों, एक पार्लियामेंट में गिर रहा है तो दूसरा लंदन में बरस रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। 24 घंटे हो गए। खुशाइन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी फैसला आया उससे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नून लीगी क़यादत, उनके इत्तेहादी और ख़ासतौर अभी देख रहा था कि मरीम बीबी बड़ी गिरज चमक रही थी, लेकिन खुशाइन बात यह है कि वो नौबत नहीं आई कि जो हमले वाली थी कि जो नवंबर 2007 में शरीफों के दौर में हुआ था। देखिए शहबाज शरीफ साहब। जनाब स्पीकर, ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ कि बहरहाल हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो तारीख़ का जो जबर बता रहे थे 4 अप्रैल का, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ, तो याद रहे कि ये जनरल ज़िया-उल हक़ थे जिन्होंने भुट्टो का मर्डर किया था और आपके भाई प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ एक से कई बार ज़िया-उल हक़ के इस्लामाबाद में जो मस्जिद है उसके सामने खड़ा होकर कहा करते थे कि मैं उनका मिशन पूरा करूँगा। मैं ख्याल आजकल हमारे चूँकि मीडिया के लोग भी और यहाँ जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं शायद वो तारीख़ से वाकिफ़ नहीं, ना वाकिफ़ होना चाहते हैं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए रहे मियाँ साहब, तो वो तो लंदन में बैठकर देखिए ना किस तरीके से जुडिशरी को लताड़ रहे थे। मतलब बड़ा गुस्सा था उनका। अगर पाकिस्तान में होते तो उसका रद्दमल शायद नवंबर 2007 वाला ही शायद आता था। मैंने कहा ना, शुक्र है कि एक भाई पार्लियामेंट के अंदर ही और दूसरे भाई लंदन के पुरफिज़ा मकाम पर बैठकर ही मजम्मत कर रहे थे, वरना जस्टिस सज्जद अली शाह की कोर्ट के ख़िलाफ़ तो ईंट से ईंट बजा दी गई थी। हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट नवीद मलिक साहब है। नवीद साहब, देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट में मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने तो इसको कहा कितना बड़ा अलमिया है कि 4 अप्रैल के दिन ये वाक़या हुआ। नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि रेफरेंस होना चाहिए, किस तरीके से 3 का फ़ैसला मान लें। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आएगा मलिक साहब? मुजाहिद भाई देखें, ये जो ट्रेंड चला है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। हम तमाम सियासी जमातों से हमेशा ये रिक्वेस्ट भी करते रहे हैं कि ये इनको सबको माजरत के साथ में तमाम सियासी जमातों को उनको वो फ़ैसला अच्छा लगता है जो उनके हक़ में हो, और जो उनकी मुखालफत में हो वो फ़ैसला उनको अच्छा नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आला तरीन अदलिया है और उसका फ़ैसला मानना तमाम लोगों पे जो है वो फ़र्ज़ है। तमाम जो इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। तो ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में तो देखें आप सूरत हाल क्या बनती है। बिल्कुल अगर उस फैसले पे अमल नहीं किया जाएगा और इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो ऑफ कोर्स ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा। लेकिन एक और बात भी है नवीद मलिक साहब, पता नहीं तारीख़ अपने आपको दोहरा रही है। मुझे तो इस वक्त हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम काजी फ़ायद ईसा साहब, ये जिस तरह सज्जाद अली शाह के वक्त हुआ था और जस्टिस अजमल मियाँ और जस्टिस रफ़ीक तारार सामने आए थे, हर फैसले के ख़िलाफ़ हमारे काजी फ़ायद ईसा आते हैं। पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि जी जजेस अपने फ़ैसले में बोलते थे, खतूत लिखते हैं, प्रेस रिलीज़ करते हैं, और एक तरफ़ा तौर पर अभी जो उन्होंने करा कि रजिस्ट्रारी को बरतरफ कर दिया और उनको, क्योंकि उन्होंने जो फ़ैसला दिया था वो उनका कहना था कि जी उसे मानना ज़रूरी है। कैसे एक जज जो है बाकी उस वक्त उन्होंने एतमाद में लिया चीफ जस्टिस को, अभी चीफ जस्टिस अता बंदियाल तो हैं ना मलिक साहब? देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न का तासर आ रहा है इस पे तो सबको ही तशवीश है, लेकिन वकला कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा तशवीश है।
और अब तो ये बात खुल के सामने आ गई है कि कुछ जजेस एक का व्यू एक साइड पे है और कुछ जजेस का व्यू एक साइड पे है। ये आर्टिकल 184(3) पे तो बड़े अरसे से ये बात हो रही थी, बल्कि चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर से ये बात हो रही थी कि इसका इस्तेमाल जो है कई जगह गैर ज़रूरी तौर पे हो रहा है। और इस हवाले से चले हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस दफ़ा को अमेंडमेंट भी तजवीज़ की है और मेरा ख्याल है वो एक अच्छा इकदाम है, चाहे टाइमिंग्स जो भी हैं लेकिन वो इकदाम एक अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों ने बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस दौरान प्रोसीडिंग के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश होके चीफ जस्टिस साहब को ये रिक्वेस्ट की कि ये जो डिवीज़न का तसर या आपस में इख्तलाफ की बातें बाहर आ रही हैं ये बड़ा गलत है और इससे सुप्रीम कोर्ट की साख ख़राब हो रही है। तो इस हवाले से आप अगर फुल बेंच नहीं भी बनाते तो आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला के इस तासर को एटलीस्ट ख़त्म करें कि कम अज़ कम ये तासर बाहर ना आए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आपस में इख्तलाफ है और कुछ जजेस एक फ़ैसला दे रहे हैं और कुछ जजेस एक फ़ैसला दे रहे हैं। अब जो रजिस्ट्रार साहब हैं ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 रुकनी बेंच था काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में, उन्होंने एक फ़ैसला दिया जिसको रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर के ज़रिए से ख़त्म कर दिया। उस पर फिर ऑनरेबल जस्टिस काइस फायज़ साहब ने वो लेटर लिखा और कैबिनेट को भी लेटर लिखा, तो हुकूमत ने उनकी खिदमात फौरी तौर पर वापस ले ली। उसके बाद जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने फॉर द टाइम बिंग उसको रोक लिया। अब ये जो बातें हैं इससे सुप्रीम कोर्ट की साख ख़राब हो रही है। इस तरह का तासर कभी भी नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आपस में इख्तलाफ है और इस तरह के इक़दामात से मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट की साख बहुत ख़राब होगी। लेकिन हम मेरे मोहतरम नवीद मलिक साहब, ये कोई आज तो नहीं है जो आप ये तासुर दे रहे हैं। मैं बड़ी तवील तारीख में तो नहीं जाऊँगा। जो जुडिशल भुट्टो साहब का जो मर्डर हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें तो जस्टिस सफदर शाह को बाहर भेज जाना पड़ा। जस्टिस वहीद बीमार के सबब बेंच का हिस्सा नहीं बनाए गए, ज़बरदस्ती एक 7 रुकनी बेंच बनाई गई उस वक्त और फैसला भी 4-3 का आया, वो भी लिसानी बुनियाद पर। फिर सज्जाद अली शाह का तो मैं बार बार जिक्र कर ही चुका हूँ, उस वक्त भी यही हुआ कि बेंचें आपकी तकसीम हुई हैं। तो कोई नई बात तो नहीं है। जैसे साकिब निसार के वक्त भी हमने देखा कि जजों में इख्तलाफ, तो अभी भी वो रवायत चल रही है। नवीद मलिक देखें मैं आपसे इत्तफाक करूंगा कि हमारा कोई माजी इतना शानदार नहीं रहा, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना था, हमें बेहतर से बेहतर काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन फिर उसी तारीख के दोराहे पे जाके खड़े हो जाते हैं इतने अरसे बाद जहाँ से हम लोगों ने सफ़र शुरू किया होता है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो फिर फैसले और रेफरेंसेस ये सारी बातें तारीख का हिस्सा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी अवाम भी जानती है। लेकिन ये अब इम्प्रेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन ये इम्प्रेशन जा रहा है कि कुछ जजेस का झुकाव जो है वो हुकूमत की तरफ है और कुछ जजेस का झुकाव जो है वो पीटीआई की तरफ है। ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है मुल्क की आला तरीन अदलिया है और कानून, इंसाफ और आइन के मुताबिक उन्होंने अपने फैसले करने हैं और किसी तौर पे भी उनके फैसलों से इम्प्रेशन जो है नहीं। लेकिन ये जो अभी अब कहा जा रहा है कि मसलन ये जो आमतौर पर जुडिशरी पर इस्टेब्लिशमेंट दबाव डालती थी ना कि उनके अपने मर्जी के फैसले कराने हुए हैं, अब जो फैसले हो रहे हैं इमरान खान तो अपोजिशन में हैं जिन्हें लाडला कहा जा रहा है, तो इसलिए है ना सूरत हाल ज़्यादा गंभीर और संगीन कि हुकूमत मुकाबिल आ गई है इसमें। नवीद मलिक देखें, ये तो सियासी जमातों की स्टेटमेंट्स जाहिर बात है चलती रहेंगी, फैसलों के बाद उस पर तनकीद भी होती है, लेकिन जजेस की ज़ात पे या सुप्रीम कोर्ट की साख पे उंगलियां उठाना ये ख़तरनाक रुझान है। आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एक फ़ैसला हो गया, आपके हक़ में है, आपके मुखालफत में है, किसी के भी हक़ में है या किसी के भी मुखालफत में है, उसमें आपको लीगल रेमडी हासिल है, आप वो लीगल रेमडी अवेल करें। मेरा ख्याल है इस दफ़ा अमेंडमेंट में जो उन्होंने 2-3 चीज़ें तजवीज़ की थी आर्टिकल 184(3) में, एक तो ये है कि ये एक जो है सिर्फ ऑनरेबल चीफ जस्टिस की इमा पे नहीं इस पर प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी बल्कि इस पर बेंच बनाया जाएगा और दूसरा इसमें अपील का हक़ दिया जाएगा। वो बिल अभी तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, सदर साहब के पास मौजूद है और अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, उस पर दस्तखत हो जाते हैं या नहीं भी होते तो आफ्टर 15 डेज़ वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसके बाद हुकूमत को राइट ऑफ अपील हासिल है, वो इसमें अपील में जाए। ज़ाहिर बात है अपील जो है वो दूसरे जजेस सुनेंगे
और हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं कि, लेकिन इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट की साख पे उंगलियां उठाना कोई भी उठाए, ये हर कोई उठाता है, जिसके मुखालफत पे फैसला आता है वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो फिर ज़रूर जजेस पे भी उंगलियां उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की साख पे भी उंगलियां उठाते हैं। ये रुझान जो है ये गलत है। नहीं, लेकिन एक और बहुत खौफनाक बात ही मैं कहूँगा कि हमारे वज़ीर दाखिला ने कही है, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का ऑप्शन रहता है, यानी वो जो मुशर्रफ ने अपने दौर में जो इमरजेंसी लगाई और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों को गिरफ्तार भी किया और उनको बरतरफ भी किया, उन्हें नाअहल भी करार दिया, क्या ये करने जा रहे हैं हमारी वज़ारत दाखिला और हुकूमत? मुजाहिद भाई, ये जो है ना, हमने माजी से सबक नहीं सीखा। मैं पहले भी 2-3 चैनल्स पे ये बात हुई और मैंने हाथ जोड़ के सारी सियासी जमातों से ये रिक्वेस्ट की कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो सियासी जमातों पे आयद होती है और सियासी जमातों के सरबराहान पे आयद होती है। हम ये जो मुल्की सूरत हाल है, हम अपनी ज़िद में, अपनी अना में, अपनी मुखालफत में इसको उस नैज पे ले कर जा रहे हैं जहाँ पे आगे ये जो है सियासी पार्टियों के हाथों से भी बात निकल जाएगी और फिर बात वहीं पे जाके रुकेगी जहाँ से फिर बात चली थी। तो हम तो एक वकील होने के नाते या एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होने के नाते हम सब लोग दुआगो हैं कि वो सूरत हाल दोबारा उस तरह की ना हो और मुल्क जो है वो आगे की तरफ जाए, बजाय फिर ये है कि वो पीछे की तरफ सफ़र शुरू कर दे। शुक्रिया नवीद मलिक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर बड़े से और बुर्दबारी से ये कह रहे थे कि मुल्क और कौम के मफाद में नहीं जो इस वक्त जजों की तकसीम है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV मुजाहिद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है और इलेक्शन कमीशन का इजलास अख्ताम हुआ। बड़ा हंगामी खेज़ इजलास था। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएं, दूसरी तरफ आपने देखा हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। एक तरह बड़ा इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का। खास साहब, आपने भी बड़ा हंगामा खेज़ दौर देखे होंगे। अब आप ये यानी सुप्रीम कोर्ट का पाबंद है इलेक्शन कमीशन कि 14 मई को ही इलेक्शन कराए, लेकिन वो कहते नहीं ये कोई इंडिपेंडेंट इदारा है, इलेक्शन कमीशन ये खुद फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको दबाव नहीं डाल सकता। क्या कहेंगे खान साहब? बहुत खूबसूरत सवाल है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके तवस्सुत से इस इशू को क्लियर करूं। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन बनता इसीलिए है कि इंतखाबात कराए, और हमारे पास अगर आप आईन में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा लंबे हमारे फ़राइज़ नहीं हैं वहाँ पे। हमारे सिंपल 2-4 फ़राइज़ हैं। उसमें एक ये है कि जब भी असेंबली का कोई मेंबर फौत हो जाए, इस्तीफ़ा दे दे या असेंबली डिज़ाल्व हो जाए, तो हमने पहली 2 सूरतों में 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने होते हैं इलेक्शन कमीशन ने, और अगर असेंबली डिज़ाल्व हो जाती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि नॉट मोर देन 90 डेज़ में हमने। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जमहूर की आवाज़ जमहूरी ममालिक में जो हल्के होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाना होता है। अब बात यह है कि ये फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन का, मैं मानता हूँ ये एक, लेकिन आपका इलेक्शन कमीशन तो मानता नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में गया कि हमारे पास पैसे नहीं है, 21,000 रुपये चाहिए। वो चले गए, वजारत दफा चला गया कि सिक्योरिटी नहीं है, वजारत कोई और चली गई कि जनाब, यानी ये तो ये हुआ ना। इसको मैं वजाहत करता हूँ, मैं इसकी एक एक चीज़ की वजाहत करता हूँ ताकि आम आदमी भी समझ सके। बात यह है कि जब भी अब ये मैंने पहले आपसे ये बताया कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन की आईनी फ़राइज़ क्या हैं। आईनी फ़राइज़ इलेक्शन से फरार नहीं है, इलेक्शन को कंडक्ट करना है। और कोई भी आप अपने घर में छोटा सा फंक्शन करते हैं, उसके लिए भी इंतज़ामात करने होते हैं, मसाइल होते हैं, मुश्किलात होते हैं, ज़रूरियात होती हैं। तो ये तो एक याद रखें कि जैसे हालत जंग होती है, हिंदुस्तान के साथ आपकी लड़ाई होती है, इस तरीके से ये भी, इसमें भी तमाम मुल्क के तमाम लोग शिरकत करते हैं और ये लाजमी सर्विस है। जैसे आपने अपने मुल्क की हिफाजत करना हर एक के ऊपर लाजिम है, हाँ फौजी हो या ना हो, इस तरीके से ये भी
इसमें अच्छा, तो अब ये है कि बात ये नहीं है कि जी वसाइल नहीं है, हमने घर में शादी करनी है और शादी के लिए हमारे पास वलीमे के पैसे नहीं है, निकाह खान के पैसे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अल्लाह, हमने 2013 का इलेक्शन कराया था, 2.5-3 अरब रुपया खर्च हुए थे। अच्छा। और हम, हाँ बिल्कुल, और मुझे आपसे ये सवाल करना है और आप उनसे ये सवाल कर दें कि आपको 20 अरब रुपए चाहिए या 30 अरब रुपए चाहिए या 70 अरब रुपए चाहिए, आप मुझे बताएं आपने खर्च कहाँ करने हैं। इसलिए कि हमारे पास इलेक्शन में क्या चीज होती है, इलेक्शन में एक बैलेट बॉक्स होता है, वो हमें यूएनडीपी ने तोहफतन दिए हुए हैं और हजारों लाखों हमारे पास हैं। नंबर 2, बैलेट पेपर छपते हैं। बैलेट पेपर छपने के लिए आपके कराची ही में हमारा जो ऑफिशियल प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें एक आम कागज के ऊपर छपते हैं और उसके ऊपर आपको पता है कि एक बैलेट पेपर पे कितना खर्चा आता है। और बात यह है कि इसके बाद अलावा हमें क्या खर्चा होता है कि जी हमने असातिज़ा को पैसे देने हैं। असातिज़ा या इवन मैं और आप भी, मुजाहिद बरेलवी साहब, अगर उन्होंने आपसे कहा कि आपने प्रिजाइडिंग अफसर बनना है, आप बाहर दुनिया में गए होंगे, वहाँ वॉलंटियर ही ये ड्यूटी देते हैं और ये सारी दुनिया में कभी इलेक्शन कमीशन के पास ये लेकिन अगर खासा मैं बहुत ही कंक्लूडिंग स्पेसिफिक सवाल बनूं, क्या इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है? वो सुप्रीम कोर्ट हो या हुकूमत हो या किसी इदारे को जवाबदेह नहीं होता? इलेक्शन कमीशन इस हद तक इंडिपेंडेंट है कि अगर आप अपने फराइज सरअंजाम ना दें तो आपको वो जेल करा सकता है, आपको वो कैद करा सकता है, आपको वो नौकरी से निकलवा सकता है। अच्छा। लेकिन वो ये इस तरह का इंडिपेंडेंट नहीं है कि जो आईन में उसके फराइज है उससे फरार इख्तियार करे। और ये इलेक्शन कमीशन कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता कि जी वो कि अपने फराइज से जो आईन में लिखे हुए हैं उससे। खासा मैं और ज़्यादा तफसील से आप बात करता, लेकिन कैमरे के पीछे मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपका बड़े इज्जत और एहतराम के साथ शक करूँ और इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।